नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हम देख रहे हिंदी निश्चित अध्ययन। इसके पहले हमने प्रयोगवाद देखा था और आज हम प्रयोगवाद और नई कविता यह आज हम प्रारंभ करेंगे। यह सब कुछ हम निःशुल्क पढ़ाते हैं और निःशुल्क अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। यह जो प्रयोगवाद और नई कविता है यह क्या है, किस प्रकार है, यह हम पढ़ेंगे। यह जो आज का लेक्चर है यह नेट, सेट, ऑल पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम, ऑल सेट परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह पूर्ण सारा किताब ही है। तो प्रयोगवाद और नई कविता क्या है वह हम पढ़ते हैं। प्रयोगवाद का आरंभ यानी प्रयोगवाद का आरंभ जो है वह 1943 से माना जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है। यानी प्रयोगवाद का जो आरंभ है या प्रयोगवाद की जो शुरुआत है वह कहाँ से मानी जाती है, तो वह जो है 1943 में जो सच्चिदानंद वात्स्यायन आज्ञेय है या जो आज्ञेय है, आज्ञेय ने जो भी पत्रिका निकाली थी तार सप्तक, जो उन्होंने 1943 में प्रकाशित की, उसके प्रकाशन से ही इन प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है या होता है। इसमें यानी तार सप्तक में कितने कवि थे, तो तार सप्तक में 7 कवि थे, याद रखिए। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, अभी याद रखिए, प्रयोगवाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो प्रयोगवाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है, याद रखिए। प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में यानी सबसे प्रथम प्रयोगवाद शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग किसने किया है, तो नंद दुलारे वाजपेयी। किस रचना में किया है, जो प्रयोगवादी रचनाएं नामक एक उनका निबंध लिखा है उन्होंने। नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध है प्रयोगवादी रचनाएं। इस निबंध में उन्होंने सबसे प्रथम प्रयोगवाद शब्द का प्रवर्तन किया है या सबसे प्रथम प्रयोगवाद शब्द लिखा है। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है, यानी बैठे ठाले का धंधा प्रयोगवाद को किसने कहा है, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, याद रखिए। आज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो निम्न है, यानी आज्ञे ने जो 4 सप्तक प्रकाशित किए हैं वह कितने पर है, तो कुल मिलाकर वह 4 है। सबसे प्रथम जो तार सप्तक है वह 1943 में प्रकाशित हुआ। दूसरा तार सप्तक 1951, ये मेरे ख्याल से 1951 नहीं है, ये गलत है। तीसरा तार सप्तक 1959 और चौथा जो तार सप्तक है वह 1979। ये क्रम पूछा जाता है, याद रखिए। प्रथम 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1943 और दूसरा अंतिम जो है चौथा 1979। ये दूसरे का जो प्रकाशन वर्ष है थोड़ा मेरे दिमाग में डाउट में है, मैं उसको देखकर बाद में बताऊंगा। यदि आपको पता है ठीक क्या है, मैं कंफ्यूज हूँ इसमें, 1951 नहीं है शायद मेरे ख्याल से, तो यह आप कमेंट में बताइए। आज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में लिखा है, यानी जो तार सप्तक पत्रिका थी उसकी भूमिका में खुद आज्ञे ने लिखा है। और आज्ञे का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। आज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है, यानी प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किसने कहा है, तो खुद आज्ञे ने कहा है। आज्ञे ने दूसरा तार सप्तक की भूमिका में लिखी है, यानी जो ये पहले तार सप्तक की भूमिका में जो प्रयोगवादी कवि थे उन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है आज्ञे ने। और जब दूसरा तार सप्तक निकला तो दूसरे तार सप्तक की भूमिका में आज्ञे ने क्या कहा है, देखते हैं। प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं है, न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है। अंत हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यानी दूसरे प्रयोगवाद की भूमिका में क्या कहा है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग का कोई वाद नहीं, यानी प्रयोग का कोई वाद नहीं है कहा है। उसके बाद हम वादी नहीं है, यानी हम किसी के वादी नहीं है या वादी नहीं रहे।
न प्रयोग अपने आप में इष्ट या साध्य है। ठीक इसी तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है। यानी दूसरे ताल सप्तक की भूमिका में क्या कहा है आगे ने, तो कहते हैं कि कविता का भी कोई वाद नहीं। यानी ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो मेन कीवर्ड होते हैं, मेन जो शब्द होते हैं वह याद रखिए। यहाँ पर क्या है, प्रयोग का कोई वाद नहीं है, ये भी शब्द हम याद रख सकते हैं दूसरे ताल सप्तक की भूमिका में। इसके बाद कविता का भी कोई वाद नहीं है, ये याद रखिए। कविता भी अपने आप में इष्ट या साध्य नहीं है, यानी कविता खुद में ही साध्य नहीं है, इष्ट नहीं है। हमें अंततः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है। यानी प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। यानी कवितावादी शब्द याद रखिए, तो इसके ऐसा है, याद रखिए। आगे देखते हैं, प्रयोग अपने आप में देखते हैं कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। यानी प्रयोग खुद में इष्ट नहीं है, वह क्या है, प्रयोग साधन है और दोहरा साधन है। क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है, यानी प्रयोग क्या है, सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है। दूसरे वह उस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का भी साधन है। यानी जो प्रेक्षित करने वाले हैं उस क्रिया को, साधनों को जानने का साधन क्या है, प्रयोग है। अभी जो पहला ताल सप्तक था 1943 में प्रकाशित, उन ताल सप्तक में कौन कौन से कवि है उनका क्रम हम देखते हैं। बहुत बार परीक्षा में यह पूछा जा सकता है। मेरे ख्याल से हर साल इस पर हर साल प्रयोग ताल सप्तक पर एक प्रश्न परीक्षा में बना रहता है। तो सबसे प्रथम जो है आगे, उसके बाद रामविलास शर्मा। आगे का जन्म जो है, मैंने कहा इससे पहले भी, आगे का जन्म 1911 में होता है और इनकी मृत्यु 1987 में होती है। और आगे का जो जन्म है वह देवरिया में होता है। रामविलास शर्मा का जन्म 1912 और मृत्यु 2000। ये क्रम पूछा जाता है, याद रखिए। सबसे प्रथम आगे 1911 में जन्मे हैं, देवरिया में इनका जन्म हुआ है और इनकी मृत्यु 1987 में हुई है। उसके बाद रामविलास शर्मा का जन्म 1912 में होता है और इनकी मृत्यु 2000 में होती है। और रामविलास शर्मा का जन्म भी उन्नाव में होता है। गजानन माधव मुक्तिबोध यह किस ताल सप्तक के कवि है, तो याद रखिए प्रथम। तो यहाँ पर मुक्तिबोध का जन्म 1917 में होता है और इनकी मृत्यु 1964 में होती है और इनका जन्म स्थान है ग्वालियर। प्रभाकर माचवे का उपनाम क्या है, बलवंत है। और प्रभाकर माचवे का जन्म भी 1917 में होता है और इनकी मृत्यु जो है 1951 में होती है। ग्वालियर में ही यह जन्मे थे। नेमिचंद्र जैन का जन्म 1918 में होता है और इनका जन्म जो है आगरा शहर में होता है। गिरिजा कुमार माथुर इनका भी जन्म 1918 में होता है और इनकी मृत्यु 1964 में मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 1919 में होता है और इनकी मृत्यु 1975 में होती है और जन्म जो है मथुरा में। हम फिर से जो प्रथम ताल सप्तक के जो कवि है उनका क्रम देखते हैं जन्म के अनुसार। आगे 1911 में जन्म है रामविलास शर्मा 1912, गजानन माधव मुक्तिबोध 1917, प्रभाकर माचवे का ही उपनाम है बलवंत, जो 1917 में जन्मे हैं। नेमिचंद्र जैन 1918 में जन्मे हैं। गिरिजा कुमार माथुर 1918, भारत भूषण अग्रवाल 1919। ये क्रम याद रखिए। आगे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल। यह क्रम याद रखिए। हम इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं। अराग प्र ने गी भा, ये जो है ऐसी ट्रिक बनते हैं, यानी इसके प्रथम वर्ण से बनते हैं। अराग प्र ने गी भा, ये इस प्रकार हम इसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो दूसरा सप्तक जो है 1951 में प्रकाशित हुआ है। इसमें जो संकलित कवियों का काल क्रमानुसार, अभी ये हमने प्रथम जो 1943 में ताल सप्तक प्रकाशित हुआ था, यानी प्रथम ताल सप्तक जो पत्रिका निकाली थी उसका नाम ही है ताल सप्तक और दूसरा ताल सप्तक का नाम है दूसरा ताल सप्तक। ये 1951 में प्रकाशित हुआ है। इसके जो कवि है उनका क्रम भी हम देखेंगे। इनके क्रम में है, ये देखो यहाँ पर ट्रिक भी लिखकर है।
दूसरे तार सप्तक के कवि जो है उनका क्रम है शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में होता है और आगे का भी, और इनकी मृत्यु 1993 में होती है, और इनका जन्म जो है देहरादून में होता है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 1913 में होता है। भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि है? तो दूसरे सप्तक के कवि है, याद रखिए। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में होता है, इनकी मृत्यु 1985 में होशंगाबाद में इनका जन्म होता है। शकुंत माथुर, शकुंत माथुर का जन्म 1922 में होता है, और इनका जन्म भी दिल्ली में होता है। हरिनारायण घनश्याम व्यास, हरिनारायण घनश्याम व्यास, हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923 में जन्मे हैं, मध्य प्रदेश में। नरेश मेहता 1924 गुजरात में जन्मे हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 1926 में होता है, और इनकी मृत्यु 1997 में होती है। इलाहाबाद में यह जन्मे थे, जन्मस्थान। रघुवीर साय का जन्म 1929 में होता है, और इनकी मृत्यु 1990 में होती है। रघुवीर साय का जो जन्म स्थान है वह है लखनऊ। यह फिर से पढ़ते हैं। शमशेर बहादुर सिंह 1911 में जन्मे हैं। भवानी प्रसाद मिश्र 1913, शकुंत माथुर 1922, हरिनारायण घनश्याम व्यास 1923, नरेश मेहता 1924, धर्मवीर भारती 1926, रघुवीर साय 1929। यह जो है दूसरे तार सप्तक के कवियों का क्रम है, याद रखिए। इसके प्रथम वर्ण से कैसे बन सकता है? श भ श, ह न ध र। ये प्रथम वर्ण से ट्रिक जो है अच्छी बनती है। यदि याद नहीं आता है तो ये याद रखिए, केवल प्रथम वर्ण का जो क्रम है वह याद रखिए, तुरंत आपके दिमाग में आ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो है तीसरा तार सप्तक। तीसरा तार सप्तक के जो तार सप्तक जो है वह 1959 में प्रकाशित हुआ। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1943, फिर 1951, 1959 और 1979। यह जो है चार तार सप्तक का सही क्रम है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। तीसरा तार सप्तक जो है जो 1959 में प्रकाशित हुआ है, और वह इसमें जो 7 कवि है उन 7 कवियों का क्रम हम देखते हैं। एक मिनट। प्रयाग नारायण त्रिपाठी का जन्म 1919 में होता है, रायबरेली में। एक मिनट, मैं थोड़ा पानी पीता हूँ। तीसरे तार सप्तक के जो कवि है उसमें है प्रयाग नारायण त्रिपाठी 1919 में, रायबरेली में जन्मे हैं। मदन वात्सायन 1922, विजय देवनारायण साई 1924 और 1924 में जन्मे हैं, और इनकी मृत्यु 1982 में काशी में इसका जन्म हुआ है। कुंवर नारायण किस तार सप्तक के कवि है? तो तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। कुंवर नारायण का भी जन्म 1927 में हुआ है, फैजाबाद में। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना 1927 में जन्म है, और इनका जन्म भी 1983 में है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका जन्म जो है 1927 में हुआ है, और इनकी मृत्यु 1983 में हुई है, और इनका जन्म जो है बस्ती में हुआ है। केदारनाथ सिंह का जन्म 1932 में हुआ है, और कीर्ति चौधरी का जन्म 1935 में होता है, और उन्नाव में। अभी इसके बाद आता है चौथा तार सप्तक। चौथे तार सप्तक के कवियों चौथे तार सप्तक का जो प्रकाशन है वह 1979 में होता है। इसमें जो संकलित 7 कवि है, उन 7 कवियों में है अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। यह जो है चौथे तार सप्तक के कवि है। चौथे तार सप्तक के कवियों का क्रम क्या है? अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर। यह जो है यह चौथे तार सप्तक के कवियों का क्रम है। उसके बाद आता है प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय, यानी प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय अज्ञेय को जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तन करने का श्रेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को दिया जाता है। प्रयोगवाद का प्रवर्तन किसने किया है? अज्ञेय ने किया है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन ही
इनका उपनाम जो है आज्ञेय है। ज़्यादातर इनका मूल नाम से बेहतर उसको उपनाम से ही आज्ञेय नाम से ही जाना जाता है। अभी यहाँ पर रामविलास शर्मा का जो है महत्वपूर्ण कथन है वह भी हम देखते हैं। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में एक नए पंथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। एक कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। यानी याद रखिए, ये रामविलास शर्मा का कथन यदि हमें याद रखना है और परीक्षा में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रामविलास शर्मा का प्रयोगवादी कविता के बारे में या प्रयोगवाद के बारे में कौन सा कथन है, तो यहाँ पर याद रखने वाली बातें कौन कौन सी हैं? व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है, कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये ऐसे जो शब्द है, पूरी परिभाषा या पूरा जो भी है वह याद किसी को नहीं होता है। तो इसलिए जो भी मेन कीवर्ड्स है, जैसे हम ब्लॉग राइटिंग करते हैं, तो ब्लॉग राइटिंग करते समय उसमें कीवर्ड पूछा जाता है। कीवर्ड को काफ़ी महत्वपूर्ण है। कीवर्ड क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सर्च किया जाता है उसको कीवर्ड शब्द कहते हैं। तो उसी प्रकार हम भी यदि कोई बात याद कर रहे हैं, जो मेन कीवर्ड जो है वही याद रखिए, पूरी परिभाषा याद किसी को नहीं होती है। प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, यानी वो याद रखना है। तो प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, यानी युग के अनुसार जो उत्पन्न अनास्था उत्पन्न हुई है वो कौन कौन सी है? शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में एक नए पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। यानी जब नया युग आया, नए युग के साथ ही मानव मन में या मानव के भीतर कौन कौन सी अनास्था जग उठी है? शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा, यह जो शब्द है याद रखिए। इसके साथ ही एक नए पंथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है, यानी एक नया पथ खोजने की ओर सभी की चाह है। एक कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। ये रामविलास शर्मा प्रयोगवादी कविता तथा प्रयोगवादी कविता के बारे में कहते हैं। प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। अभी प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी है? अहंवादी प्रवृत्तियों का प्राधान्य, यानी अहंवादी जो प्रवृत्ति है इसका प्राधान्य जो है प्रयोगवाद में दिखाई देता है। उसके बाद है यथार्थवाद का आग्रह। निराशावाद, निराशावाद भी प्रयोगवाद की प्रवृत्ति है। बौद्धिकता का प्राधान्य, यानी बौद्धिकता का प्राधान्य दिखता है। उपमानों की नवीनता, यानी जो उपमान जो है उनको नवीनता दिखाई देती है। असाधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, यह जो है यह प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ है। याद रखिए, फिर से हम पढ़ते हैं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ कौन सी है। अहंवाद की प्रवृत्ति का प्राधान्य, यानी अहंवाद जो है या अहम भावना जो है उसको प्राधान्य दिया गया है। उसके बाद है यथार्थ का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग, यह जो है यह प्रयोगवाद की प्रवृत्तियाँ है। याद रखिए। उसके बाद है प्रयोगवाद फ्रायड के दर्शन से प्रभावित है। यानी प्रयोगवाद किसके दर्शन से प्रभावित है? फ्रायड का जो दर्शन था उससे प्रभावित होकर हिंदी में प्रयोगवाद उत्पन्न हुआ है। याद रखिए। अभी प्रयोगवाद के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है या महत्वपूर्ण बातें हैं किस किसने की है, जो परीक्षा में मिलान करने में पूछा जाता है। प्रयोगवाद शैलीगत विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र, यानी प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है, यानी प्रयोगवाद दृष्टिकोण का अनुसंधान है। दृष्टिकोण का अनुसंधान प्रयोगवाद है, किसने? केशरी कुमार ने कहा है। प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यानी प्रयोगवाद कलात्मक अनुभव का क्षण है, यह किसने कहा है? तो यह रघुवीर शाह ने कहा है। समाज के हित में जैसी क्रांति का सतत प्रक्रिया काम में है, वैसे ही रचना के हित में प्रयोग की, यानी जिस प्रकार समाज के हित में, यानी समाज के हित में यदि क्रांति लाने का सतत प्रक्रिया क्या है? समाज के हित के लिए क्रांति लाने की तो काम्य है। तो उसी प्रकार रचना में हित लाने के लिए क्या है? प्रयोग की। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। याद रखिए, रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रपद्यवाद जो है यहाँ पर प्रारंभ होता है।
प्रयोगवाद और नई कविता यह हमने देखी है। और यहाँ पर प्रपद्यवाद क्या है? प्रपद्यवाद जो है 1956 में प्रारंभ होता है। प्रपद्यवाद 1956 और प्रयोगवाद कब? 1943। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन विलोचन शर्मा ने सन 1956 में प्रकाशित नकेन के, ये याद रखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। प्रपद्यवाद का जो प्रवर्तन है वह किसने किया है? नलिन विलोचन शर्मा ने किया है। 1956 में प्रकाशित, यानी 1956 में जो नकेन के प्रपद्य संकलन से, यानी नकेन ने कौन सा ये किया है? प्रपद्य नामक एक संकलन निकाला। उस प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है, यानी प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद कहा जाता है। नकेनवाद को ही प्रपद्यवाद और प्रपद्यवाद को ही नकेनवाद भी कहा जाता है, क्योंकि जिसमें बिहार के 3 कवि, यानी नकेनवाद में किस क्षेत्र के 3 कवि हैं? तो बिहार क्षेत्र के 3 कवि हैं। कौन कौन से हैं? नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। ये नलिन यानी नकेन, इनके प्रथम नाम से ही ये नकेनवाद या नकेनवाद नाम पड़ा है। कौन कौन से उसमें नकेनवाद में? बिहार के 3 कवि हैं, नलिन विलोचन शर्मा, केशरी कुमार और नरेश। यह जो 3 कवि है के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन बनता है, यानी इनके नाम के प्रथम अक्षर को मानकर ही नकेन शब्द बनता है और इसको ही बाद में नकेनवाद या प्रपद्यवाद कहा जाता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि, यानी अभी प्रयोगवाद, प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद, इसमें अंतर क्या है, इसमें फर्क क्या है, यह देखते हैं। इसमें अंतर यह है कि प्रपद्यवाद का प्रयोग को साध्य मानता है, यानी प्रपद्यवाद क्या करता है? तो जो प्रयोग होता है उस प्रयोग को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। याद रखिए, प्रपद्यवाद प्रयोग को केवल साध्य मानता है और प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। साधन यानी किसी वस्तु तक पहुंचने की सामग्री, ये कौन मानता है? यह प्रयोगवाद मानता है प्रयोग को। और प्रपद्यवाद क्या मानता है? साध्य है, यानी जो हमारे प्रयोग करने के बाद जो सामने आता है वह साध्य है, तो यह प्रपद्यवाद मानता है और प्रयोगवाद उस प्रयोग को ही साधन मानता है। याद रखिए, आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने, अभी यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी का महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी ने प्रपद्यवाद के संबंध में लिखा है, नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने प्रपद्यवाद भी कहा है। यानी नंद दुलारी वाजपेयी कहते हैं कि प्रपद्यवाद के संबंध में लिखते हुए नकेनवाद, यानी नकेनवाद जिसे उसके हिमायतियों ने, यानी जो उसके हिमायती है उन्होंने प्रपद्यवाद भी कहा है, वास्तव में प्रयोगशीलता का ही एक अतिवाद था। यानी यहाँ पर नंद दुलारी वाजपेयी क्या कहते हैं कि वह कहते हैं कि प्रपद्यवाद जो है वह वास्तव में प्रयोगशीलता का ही अतिवाद था। प्रयोगवाद के प्रवक्ताओं ने जो कुछ नया कहा था उससे संतुष्ट न होकर उसे एक तार्किक सीमा तक पहुंचने का कार्य, यानी जो प्रयोगवाद के प्रवक्ता ने जो कुछ कहा था उससे संतुष्ट न होकर एक तार्किक सीमा तक पहुंचने का कार्य करने के लिए फिर उन्होंने प्रपद्यवाद में क्या है, नकेन 1 पत्रिका, नकेन 2 नामक, यानी नकेनवाद में या प्रपद्यवाद में कितनी पत्रिकाओं का संकलन हुआ? 2, नकेन 1 और नकेन 2 नामक संग्रह की भूमिकाओं में दिखाई पड़ता है। यानी जो उसकी जो इन पत्रिकाओं की जो भूमिका है उन भूमिकाओं में दिखने को मिलता है। सन 1952 में नरेश के संपादकत्व में प्रकाशित पत्रिका प्रकाश में नकेनवादियों ने प्रपद्यवाद को तथाकथित प्रयोग दशा सुक्ति घोषित किया है। यानी नरेश ने संपादन किया 1952 में किस पत्रिका का? प्रकाश पत्रिका का। और इस पत्रिका में जो नकेनवाद थे या प्रपद्यवादी लोग थे उन्होंने प्रपद्यवाद को क्या कहा है? तो तथाकथित प्रयोग दशा सुक्ति घोषित किया है। किसने? जो नकेनवाद थे या प्रपद्यवादी थे उन्होंने। यहाँ पर नई कविता का क्या है? तो नई कविता जो है वह 1954 में प्रारंभ होती है। 1954 नई कविता नाम आगे का दिया हुआ है। यानी नई कविता नाम किसने दिया है? तो नई कविता नाम जो है वह आगे ने दिया हुआ है। अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था।
यानी सबसे प्रथम नई कविता नाम किसने दिया है? तो आज्ञे ने दिया है, जो बाद में नए पत्ते के जनवरी-फरवरी 1953 के अंक में नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई। यानी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने सबसे प्रथम आज्ञे ने नई कविता नाम का उल्लेख किया है, सर्वप्रथम प्रयोग किया था। बाद में जो नए पत्ते नामक जो पत्रिका थी, ये नए पत्ते नामक जो पत्रिका थी, फिर उसका जो नए पत्ते नामक पत्रिका के जनवरी-फरवरी में जो अंक निकले थे 1953 में, वहाँ पर नई कविता शीर्षक से प्रकाशित हुई है। वह बाद में नई कविता शीर्षक से नए पत्ते का संकलन नई कविता शीर्षक से कब प्रकाशित हुआ था उसमें? तो 1953 में। नई कविता का आरंभ 1954 में जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका से प्रकाशन से माना जाता है। याद रखिए, नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? 1954 में जगदीश गुप्त ने संपादित की हुई पत्रिका थी नई कविता। नई कविता पत्रिका के संपादक कौन है? तो जगदीश गुप्त है। कब प्रकाशित हुई थी? 1954 में। नई कविता का आरंभ यानी नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है? 1954 में जगदीश गुप्त ने जो संपादित की थी पत्रिका या संकलित की थी, उसका नाम क्या है? नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से ही माना जाता है। यानी नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब से प्रारंभ होता है? तो 1954 से होता है। बच्चन सिंह, अभी बच्चन सिंह का यहाँ पर इंपॉर्टेंट कथन है। बच्चन सिंह कहते हैं कि नई कविता का आरंभ सन 1951 से मानते हैं। यानी बच्चन सिंह जो है नई कविता का आरंभ कब से मानते हैं? तो 1951 में दूसरे तार सप्तक का संपादन प्रकाशन हुआ था। इसके अनुसार नई कविता प्रयोगवादी कविता का परिष्कृत रूप है। यानी बच्चन सिंह क्या कहते हैं कि नई कविता जो है वह नई कविता प्रयोगवादी कविता का ही परिष्कृत रूप है। मुक्तिबोध ने लिखा है, यहाँ पर मुक्तिबोध का ही महत्वपूर्ण कथन है। मुक्तिबोध लिखते हैं कि मुक्तिबोध लिखते हैं, नई कविता वैविध्यमय जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। यानी आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया ही क्या है? नई कविता है। कौन कहता है? ये मुक्तिबोध। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। यानी नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है, यह भी मुक्तिबोध का ही याद रखिए। उसके बाद धर्मवीर भारती लिखते हैं कि नई कविता प्रथम बार समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज के इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मानकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यानी नई कविता जो क्या है, नई कविता प्रथम बार यानी नई कविता क्या करती है? प्रथम बार समस्त जीवन को यानी पूरे मानव जीवन को, समस्त जीवन को व्यक्ति या समाज इस प्रकार के तंग विभाजनों के आधार पर न मानकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में, यानी यहाँ पर धर्मवीर भारती क्या कहती है? नई कविता जो है व्यक्ति को केवल विभाजन के आधार पर न होकर मूल्यों की सापेक्ष स्थिति में व्यक्ति और समाज दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। यानी नई कविता एक व्यक्ति और समाज इन दोनों को मापने का प्रयास कर रही है। उसके बाद है रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। रामस्वरूप चतुर्वेदी करते हैं, नई कविता में समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, वरन मनुष्य के समग्र अनुभव खंडों को समायोजित किया है। यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं? नई कविता में केवल समग्र मनुष्य की बात ही नहीं की गई है, यानी समग्र मनुष्य की बात न कर वरन मनुष्य के समग्र अनुभव यानी मनुष्य के जो संपूर्ण अनुभव है उन अनुभवों के खंडों को समायोजित किया गया है। उसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि भाषा संवेदना और सृजन पुस्तक में, यानी रामस्वरूप चतुर्वेदी की एक पुस्तक है भाषा संवेदना और सृजन पुस्तक में नई कविता के संदर्भ में लिखा है। किसने? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। आज की कविता को जांचने के लिए जो प्रांस के रजत पाश से मुक्त हो चुकी है, अलंकारों की उपयोगिता अस्वीकार हो चुकी है और छंदों की पायलें उतार चुकी है, यानी छंदों की जो पायलें थी वह उतार चुकी है। काव्य भाषा का ही आधार शेष रह गया है, क्योंकि कविताओं के संगठन में भाषा प्रयोग की मूल केंद्रीय स्थिति है। यानी जो भाषा प्रयोग की जो मूल केंद्रीय स्थिति है, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। ये याद रखिए, कविता उत्कृष्ट शब्दों का उत्कृष्ट क्रम है। यह किसका कथन है? तो यह है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। किस किताब में लिखा है?
भाषा, संवेदना और सृजना किताब में लिखा है। उसके बाद विजय देवनारायण शाही का कथन है कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा है। यानी विजय देवनारायण शाही क्या कहते हैं कि नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा दिखाई देती है, या प्रतिष्ठा, ये विजय देवनारायण शाही कहते हैं। नई कविता में दो प्रमुख तत्व है, यानी नई कविता में प्रमुख दो, कितने तत्व है? दो प्रमुख, तो दो है, अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवादी। यानी नई कविता में दो प्रमुख तत्व है, कौन कौन से? अनुभूति की प्रामाणिकता और बुद्धिमूलक यथार्थवाद की वादी दृष्टि, यह दो तत्व है। नई कविता में कैक्टसवाद का जन्म होता है, यानी नई कविता के साथ ही कैक्टसवाद का जन्म होता है। नई कविता में कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, यानी नई कविता में जो कैक्टस है वह कैक्टस प्रतीक रूप में अपनाया गया है, जो अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक है। यानी कैक्टस किसका प्रतीक है नई कविता में? तो उसमें कैक्टस जो है वह अदम्य उत्साह, जीवन आकांक्षा और अनगढ़ता का प्रतीक कैक्टसवाद को माना जाता है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और इसके बाद के जो नए या प्रमुख कवि है वह हम बाद की वीडियो में देखते हैं। तो ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।